बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीएसपी ने मरदमशुमारी 2017 जो है वो रद्द कर दी है। वफाकी काबीना ने वो मंजूरी तो दी थी और वफाकी काबीना ने ये इंदिया भी दिया था कि हम इसे 2023 के बाद दोबारा करने की कोशिश करेंगे और ये फैसला करेंगे कि मैकेनिज्म किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पीएसपी ने इस फैसले को रद्द कर दिया और सड़कों पर भी आने का ऐलान कर दिया है। इंदिया दिया 17 जनवरी को जलसे और रैली का। इसके साथ साथ पीएसपी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह डिमांड भी की है कि मरदमशुमारी का नोटिस लिया जाए। कराची के जो मसाइल हैं वो हल किस तरीके से हो सकते हैं और पीएसपी की सिफारिशात क्या है, इसी पर बात करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफा कमाल साहब, 12 बरसों से कराची की जो हालत जार है और बतदरीज वो खराबी की जानिब गामजन है। अगर मुआशी तौर पे देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर की तौर पे देखें, सिक्योरिटी हमने बेहतर कर ली, सिक्योरिटी इदारों ने बेशुमार कुर्बानियां देकर पुरअमन कराची बनाने के लिए तगोदो भी की, उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन मुआशी तौर पर जो बदहाली हमें देखने में आई, आपके नजदीक वो मुआशी बदहाली में सिंध हुकूमत का कितना किरदार है और वफाकी हुकूमत का कितना किरदार? देखिए, मुआशी बदहाली को मैं मुआशी दहशतगर्दी कहूँगा। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, मुआशी दहशतगर्दी है यहाँ पे सिंध में। 12 सालों से यहाँ पर 13 सालों से सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और वो ये जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम हुई है, उस 18वीं तरमीम के में जो सूबे खुद मुख्तार, सूबे के तमाम ऑर्गन्स खुद मुख्तार होने थे, सूबे के शहर खुद मुख्तार होने थे, सूबे के डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार होने थे, सूबे के गाँव, यूसीज, टाउन, ये तमाम खुद मुख्तार होने थे। वो सिर्फ वज़ीर आला हाउस खुद मुख्तार हो गया, बस वज़ीर आला हाउस से खुद मुख्तारी नीचे नहीं गई है। और ये इतना बड़ा जुल्म है कि 8,342 अरब रुपए पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने 10 सालों में खर्च किए सिंध के अंदर। और सिंध इस वक्त जो है वो दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे बदतरीन जगह है। कराची यहाँ पर खाक उड़ रही है, एक नई बस नहीं है, एक कतरा नया पानी नहीं है, यहाँ पर गिनती लोगों की सही नहीं गिन रहे, आप कचरा यहाँ पर नहीं उठा रहे, जॉब यहाँ पर नहीं दे रहे, प्राइवेट फर्म में जहाँ पर जॉब होती थी, इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद हो रही हैं। तो ये सब कुछ तबाही बर्बादी के जुमरे में। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो हशर है, ये आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इस कराची को तबाह करके। और अगर इसके ऊपर बात नहीं की गई, इसके ऊपर नहीं खड़ा हुआ गया, तो फिर सियासत का कोई फायदा नहीं। और पाक ज़मीन पार्टी ये जो मरदमशुमारी है, इसके ऊपर आखिरी हद तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफा भाई, आपने कहा मरदमशुमारी पे जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात है, आप पूरे पाकिस्तान की तंजीम आपने बनाई है, गिलगित बल्तिस्तान तक आप चले गए, कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप मौजूदा सियासी सिनेरियो क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पीडीएम जो है उसकी सियासत भी हमें कुछ बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है, क्या वो पीडीएम से हाथ कर गई? देखिए, मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ ये वाली बात, और मैं अभी तो आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि आम पाकिस्तानियों को पीडीएम से या इमरान खान की हुक्मरानी से और इस तमाम सियासत से कोई गर्ज नहीं है। लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन उनके मसाइल के हल की बात कर रहा है। पीडीएम का पूरा जो नैरेटिव हो ये है कि भाई किसी तरह से इस हुकूमत को ख़त्म करो और हमें हुक्मरानी दे दो। जब लोग इनकी ये बात सुनते हैं तो उनको पता है कि ये हुक्मरानी इनके पास पहले रह चुकी है। इनके आज भी इनकी पार्टी जो इन पार्टीज हैं पीडीएम की, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, वो आज भी हुक्मरान है। तो अगर भाई इनको और भी हुक्मरानी ज्यादा भी दे दी जाए तो 30 सालों से किसी न किसी शक्ल में तो ये हुक्मरान रहे, तो अभी क्या पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदल जाएगी? इसलिए कि ये तो किसी रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे, किसी इख्तियारात वसाइल को नीचे लाने की बात नहीं कर रहे, किसी जुडिशरी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, किसी हेल्थ रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, किसी एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, किसी जो है वो यहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो एक आम आदमी के जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 1। दूसरी तरफ हुकूमत की बात आ जाए, हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस नैरेटिव पे चल रही कि भाई हमने जो है वो करप्शन मिटाना है, हमने जरदारी साहब को बंद करना है, हमने नवाज शरीफ साहब से बात नहीं कर रही है, इस नैरेटिव पे चले। भाई इससे 2.5 सालों में 1 रुपए की करप्शन खत्म नहीं हुई है। 1 रुपए आप डॉलर नया लेकर आ नहीं सके, लूटा हुआ माल। आप हमारे पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर कोई भी मुल्की मसाइल पर बैठकर बात करना चाहे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं। क्या आपसे किसी ने राब्ता किया?
नहीं, देखिए पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि आप जो है वो आप किसी इश्यूज बेस के ऊपर आप जो है वो किसी से बात करें और अपनी जो है वो मुखालफतों को साइड पर रखें। ये तो हम ही वो लोग हैं जो कि बार बार ये वाली बात करते हैं, जबकि इसलिए कि हमें मफाद अजीज है। मैं नहीं समझता जो लोग इस वक्त जो है वो हुक्मरान तबके में, उनको उस वक्त तक होश नहीं आएगा जब तक ये हुक्मरानी उनके पास से चली नहीं जाएगी, फिर वो सब लोगों से कांटेक्ट करेंगे, राब्ते करेंगे। जहां तक पीडीएम है तो देखिए पीपल्स पार्टी उस पीडीएम में खड़ी है। हमें जब हम शुरू ये पीडीएम एपीसी उन्होंने बुलाई थी तो मैं पहली एपीसी में गया था इनके पास, लेकिन जहां पर पीपल्स पार्टी जो है वो खड़े होकर इनकलाब बर्पा करने की बात कर रहे हो और वो लोगों के बिहाफ पर फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मेरा ये सवाल बनता है कि भाई 12 सालों से तो सिंध में 13 सालों से आपकी हुकूमत है। अगर भाई पूरे पाकिस्तान में तबाही बर्बादी इमरान खान ने फेरी होगी, लेकिन भाई सिंध में तबाही बर्बादी तो आपने फेरी है 12 से 13 सालों से। और सिंध इस वक्त जो है वो 10 सालों में 8,342 अरब रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। राना अजीम साहब, ये 8,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध इस वक्त दुनिया के इंसानों के रहने की सबसे बदतरीन जगह है ऑफिशियली वर्ल्ड रैंकिंग में, तो इसलिए इनसे बात नहीं हो पा रही है। तो पाकिस्तान के मसले का वाहिद हल इस वक्त जो है वो एक नया आपको निजाम लेकर आना पड़ेगा। क्या ये मर्दमशुमारी, कराची के मसाइल, क्या कोई ऐसा है, ये मसाइल ऐसे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर एक विकेट पर इकट्ठे हो जाएं, एक पिच पे इकट्ठे हो जाएं? अगर अपनी जाती अना और अपने जाती फायदे को साइड पर रखेंगे तो इस इशू पे सबको एक हो जाना चाहिए। भाई हम अपने अपने इलेक्शन में जाकर अपनी लड़ाइयां कर लें, लेकिन जो बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं, बड़े फंडामेंटल इश्यूज शहर के, उस इश्यूज के ऊपर सबको एक हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए एमक्यूएम इस वक्त जो है वो वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, 2 इनके वज़रा हैं, 7 इनके जो है वो एमएनएज है। इस वक्त इस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि 2 लोग भी उससे अलग हो जाएं। एमक्यूएम के पास 7 सीटें, ये कैबिनेट में बैठकर उन्होंने सिर्फ डिसेंट नोट दिया है, अपना एतराजी बयान देकर इन्होंने इसको अप्रूव करा दिया, और इससे पहले की सारी मीटिंगों में इन्होंने तमाम आपके दिल में इतना आप इस मामले को लेकर उठ रहे हैं, आप इस पे बड़ी बात कर रहे हैं, तो आप आगे लगकर तमाम सियासी जमातों को दावत दें, आप अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, कोई एबीसी करें कराची और ये मर्दमशुमारी के मामले पे। देखिए मैंने आज जो है वो बबांगे दोहल ये बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई इस मसले के ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहता, सब लोगों को इसके ऊपर मैं दावत दे रहा हूं, किसी भी रंग के लोग हों, किसी भी नस्ल के लोग हों, किसी भी मसलक के लोग हों, किसी भी सियासी जमात के लोग हों, आए हम इस मसले पर एक होकर ये बात करो। मैंने ये तक बात की है कि भाई अगर किसी को लीड करना है इसको, आए, मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, आए और इसको लीड करें। मैं इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता। तो मैंने तो इतनी तक बात की है यहां पर अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज मैंने बात कि आप उसको निकाल के देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से बिल्कुल कोई इसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं किसी से भी बात करने में, इश्यूज के ऊपर सबसे बात हो सकती है। मुस्तफा कमाल भाई, एक तो बाकायदा तौर पे इनविटेशन होता है और दूसरा वैसे किसी को कहना। अब आप 17 जनवरी का जलसा कर रहे हैं, तो अगर आप कराची के मसाइल पे ही जलसा कर रहे हैं और उसके हल के लिए तमाम लोगों को स्टेक होल्डर समझते हैं, तो क्या बाकायदा तौर पर तमाम जमातों को दावतनामा भेजेंगे? देखिए मेरा कहना ही दावतनामा है ना, मेरे लोग कांटेक्ट में तमाम लोगों से, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ सिनेरियो बता दूं यहाँ पर कि यहाँ की जिनकी मैंने आपको बताया कि एमक्यूएम जो कि इस वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वो नहीं निकलेंगे, वो नहीं आएंगे, वो साथ बैठे हुए हैं, इनकी इस हुकूमत के साथ बैठे हुए, उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने इस सारे सेंसस पे इस कौम का सौदा किया है। इस कौम जिस कौमियत का मुआजर नाम की सियासत करते हैं, उन्होंने उसको बेचा है अपनी, और इसलिए बेचा है, हमें ये पता है बैकग्राउंड कि भाई उनके केसेस हैं उनके ऊपर, वो 1 मिनट भी हुकूमत से नहीं बाहर रह सकते। जिस दिन हुकूमत से बाहर होंगे उनके लोग जेलों में चले जाएंगे, पकड़े जाएंगे। अब जब आपको ये तमाम रियलिटीज हो तो फिर आपको डेफिनेटली कोई क्यों मेरे पास आएगा, क्यों मेरी बात सुनेगा। 17 की रैली कामयाब हो जाती है, उसमें आपको मकासद हासिल नहीं होते जो आप चाहते हैं, तो उसके बाद क्या आप तहरीक शुरू करेंगे या मुसलसल इस एहतजाजी रैलियों को लेकर, या मतलब ये भी बात
ये हमने आज बात वाजे की है, ये हमने आज बात वाजे की है कि ये तो अभी 17 तारीख को तो ये इब्तिदा है, और होपफुली उम्मीद करता हूं कि हुक्मरानों को हमारी बात, हमारी आवाज जाए और उनको समझ में आए। अगर ये नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और जो कि बिल्कुल जायज बात है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अभी कि आप अपने कैबिनेट के डिसीजन पे यू टर्न ले लो, उसको आप अंडू करें, इसको आप डिस्प्यूटेड रहने दो। मैं नहीं कह रहा कि अभी आप इसको बिल्कुल, आप 3 करोड़ आबादी, आप इसके बाद जो कानून और आइन में लिखा हुआ है कि आप ब्लॉक सेंसस के आप जो वो आप 5% ऑडिट कराएंगे, आप ऑडिट कराएं और उसके बाद फिर नए सेंसस के आप अहकाम दें। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो काम नहीं हो सकता। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इस पे आखिरी हद तक जाएंगे। ये कोई पहली और आखिरी रैली नहीं है। आपको सिंध हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं है, विफाकी हुकूमत भी आपकी नजर में डिलीवर नहीं कर रही, तो उम्मीद तो बरसरे इक्तदार लोगों से ही लगाई जा सकती है ना। आप जो इक्तदार में नहीं, उससे क्या उम्मीद लगाएं? तो क्या आपकी नजर में अगर जब तक अगले इंतखाबात नहीं होते, कराची और मुल्क की सूरत हाल ऐसी रहेगी? देखिए, आप ये इख्तिदार जो है ना, किसी की वो जागीर नहीं है कि वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। बड़े बड़े हुक्मरान आए और वो गुजर गए, और इन्हीं हरकतों की वजह से गुजर जाते हैं, फिर उनका कोई नाम लेवा नहीं होता। तो अगर ये हुक्मरान अगर इस तरह की ज्यादतियां करेंगे लोगों के साथ, तो फिर इनकी हुक्मरानी नहीं चलेगी जी। तो मुस्तफा कमाल साहब, आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, पाक सरजमीन पार्टी दूसरी जमातों को सरप्राइज दे सकती है? देखिए, पाक ज़मीन पार्टी तो 2018 में भी सरप्राइज देती, बट एनीवेज हम वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। और आज अगर आप अगर जहां जो हमारी अर्बन सेंटर्स की सियासत है, अगर आप कराची की मिसाल दें तो यहां पर देखिए बदतरीन एमक्यूएम की निजामत का दौर गुजर चुका। लोग जो है वो दुहाइयां दे रहे हैं। आपने पीटीआई को यहां पर वोट दे दिया, जिस भी तरह से जितवा दिया, 14 सीटें आई, 25 एमपी आए। आज उनका कोई पूछने वाला, उनको खुद नहीं पता उनके लोगों को कि वो यहां से एमपी एमएनएस बन गए। पीपल्स पार्टी यहां को इसको ओन नहीं करती। तो हमारे अलावा कराची के लोगों के पास ऑप्शन रह क्या जाता है, हैदराबाद जिले के लोगों के पास ऑप्शन रह क्या जाता है? अगर देखिए, अगर अल्लाह ताला को इन शहरों के, पाकिस्तान के, सिंध के हालात ठीक करने होंगे तो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल देगा, और हमारे अलावा इस लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे अभी इम्तिहान, वज़ीर पाकिस्तान ने कराची के हवाले से कई फैसले किए और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, आगे जाके मजीद बेहतर नहीं होगा? और अगर आने वाले वक्त में आपको तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफर आती है कि मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप इसे कबूल करेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने, मैंने हमेशा उनको जो है वो कभी भी उनको जो लोग बात करते हैं, मैं वो बात नहीं करता। उनको मैं पॉजिटिव उनकी क्रिटिसिज्म करता हूं कि भाई अगर वो इश्यूज बेस उनसे बात करता हूं। उन्होंने आकर 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया। अगर आप इसको रेफर करें तो उन्होंने बहुत कुछ किया। वो 1100 रुपए के पैकेज को अगले दिन ही उनके वजीर खजाना ने कह दिया कि भाई आप इसके मुतबादिल रिसोर्सेज तलाश करें, इस पैसे को ढूंढने के हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो तो कागज का टुकड़ा है। फिर बार बार कहता चला आ रहा हूं कि शायद वजीर आजम साहब को कोई बताने वाला ही नहीं है ना। देखिए, कोई प्रोजेक्ट, ये बादशाहत नहीं है यहां पर। कोई भी पैसा अगर वफाक से किसी शहर को आएगा तो उसका पहले PC1 बनेगा, उसके पहले उसकी डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल होगी, फिर प्रोविंशियल अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद सेंट्रल CDWP होती है उसकी, फिर एक्निक अप्रूवल होती है, फिर जाकर पैसे आते हैं। मेरा ख्याल है कि PTI के लोगों को इस तमाम प्रोसीजर का पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार के किसी काम को करने का एक मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें, आप 1 रुपए का भी भला नहीं कर सकते। तो PTI तो 2.5 सालों में अब तक बातों के अलावा वजीर आजम साहब के पास से इस वक्त तक शहर में कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐलान किया, तो ऐलान, बातों का टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो 50 फायर टेंडर्स का आना, वाटर बाउजर का आना, ये कुछ छोटी बात है जी? 50 फायर टेंडर्स अगर आप जो है वो दे रहे हैं और एक वजीर आजम की तरफ से दे रहे हैं, तो ये तो सिटी गवर्नमेंट के जमाने में एक मेयर करता था जनाब अपनी तरफ से। अगर ये बहुत बड़ी बात है तो फिर बहुत मुबारक हो। फिर तो इससे जो है कराची ठीक हो जाएगा 50 फायर टेंडर के आने से। भाई फायर टेंडर्स का काम जो है वो वजीर आजम के देने का नहीं है सर, फॉर गॉड सेक। हमारा मजाक उड़ेगा अगर आप ये बात करेंगे कि वजीर आजम, तो कहते हैं वो जो 1100 अरब का हमने पैकेज दिया, ये उसी का हिस्सा है।
सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इसका जवाब, अगर यही जहनियत है और यही एटीट्यूड है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है फिर इस शहर का। अच्छा मुस्तफा भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा, इनका भी जवाब अल्लाह दीजिएगा। अगर आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ दोनों में से एक के साथ आपको इंतहाबी इत्तेहाद करना पड़े तो किसको तरजीह देंगे? देखिए, जिससे भी बात होगी इन इश्यूज की क्या बात होगी कि भाई बताओ कि 18वीं तरमीम के अख्तियारात और वसाइल जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो शहरों को खुद मुख्तारी देते हो या नहीं देते हो, वो यूनियन काउंसिल्स को खुद मुख्तारी देते हो या नहीं देते हो, नंबर 1। दूसरी बात ये होगी कि भाई कराची की गिनती पूरी करवाते हो या नहीं करवाते हो, दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि भाई ये जो NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं वफाक से, इसके ऊपर सूबा PFC अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा करता है नहीं करता। जो भी ये 3 इश्यूज के ऊपर हमसे बात करेगा, इसकी एग्रीमेंट करेगा, इसके ऊपर बात करेगा, मुस्तफा कमाल ना प्रोटोकॉल मांगेगा, ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांगेगा, ना वजारतें मांगेगा, ना कुछ और मांगेगा। ये 3 वो इश्यूज हैं जिससे तमाम आवाम के मसाइल हल होने के ये 3 इश्यूज हैं जो इस पे बात करेगा। मेरी कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं इससे बात कर सकता हूं, उससे बात नहीं कर सकता हूं। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी सबसे बात हो सकती है इन इश्यूज के ऊपर जो बात करेगा, जो हमें यकीन दिलाएगा। नजर में क्या NFC अवार्ड की मद में जितने पैसे बनते हैं वो वफाक सिंध हुकूमत को देता है या नहीं देता? देखिए, उसमें जो है सिंध हुकूमत अपनी शिकायत करती रहती है, लेकिन क्या जितने पैसे मिलते हैं वो सिंध हुकूमत अच्छे तरीके से खर्च कर रही है? जवाब है कि नहीं कर रही है। और उसको क्या जिस तरीके से वो खर्च कर रही है क्या उसको इस तरीके से खर्च करने का हक है? जवाब है कि नहीं हक है। NFC अवार्ड की तर्ज पर वफाक और सूबे बैठकर ये डिसाइड करें, वफाक डिसाइड करे कि उस वक्त तक NFC अवार्ड नहीं दिया जाएगा जब तक सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा नहीं करें। ये किसी की जात के पैसे नहीं होते, ये पूरे सिंध भर के सूबे के पैसे होते हैं। वो सूबे के पैसे एक वजीर आला अपने पास लेकर बैठ जाता है कि मेरी मर्जी। कल को वफाक भी बोले कि भाई मेरी मर्जी, हम नहीं दे रहे सूबों को, या जिसको चाहेंगे देंगे। मुस्तफा कमाल भाई, क्या लंदन में बैठे लोग जो हैं, लंदन में बैठे आपकी साबका जमात के जो लोग हैं, क्या अब भी वो इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं? जिसमें कोई शक है, आप उनकी वीडियोस और उनकी बातें सुने तो आपको कोई इस बात में कोई शक है कि वो अभी तक इंडिया के हाथों में नहीं खेल रहे? मेरा नहीं ख्याल है कि आप उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें सुने। और मैं ख्याल समझता हूं कि वो हिस्ट्री बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला उनको अपनी एक अंजाम पर लेकर जा रहा है, और चूंकि वो तौबा नहीं कर रहे तो रुसवाई उनका मुकद्दर है। मुस्तफा भाई, एक आखिरी सवाल, क्या आपको सेनेट इलेक्शन अफहाम व तफहीम से होते दिखाई देते? जी, मेरे ख्याल है सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, मेरे ख्याल है सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। और ये सारी पार्टीज एग्री हैं सेनेट के इलेक्शन को लड़ने के लिए। अगर ये इंफरादी तौर पे सब जमातें जाती हैं PDM की, तो इनको नुकसान होगा या फायदा होगा? मैं समझता हूं कि इसमें जरदारी साहब जो है वो बहुत इस मामले में जो है उनका कोई सानी नहीं है। इस जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त में जो उनका रिकॉर्ड है वो तो उन्होंने, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं बेचते सारे के सारे लोग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक सिनेरियो होगा, और मैं समझता हूं कि आखिरी बॉल तक ये मैच जो जाएगा और आप हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी बारी दोबारा नहीं आनी है, तो मैं समझता हूं कि लोग अपनी कीमतें लगवाएंगे। यानी आखिरी बॉल तक ही मैच जाएगा, दिलचस्प मरहला होगा सेनेट इलेक्शन का। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने बरसों पहले मीडिया को कोई एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुल्क में मुआशी हालात भी खराब हुए, बहुत से उतार चढ़ाव देखने में आए, लेकिन वो कभी ना बोले। लेकिन हालिया दिनों में उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब बोलने की वजह क्या है, दर्द किस चीज का है? हमें दुख है, पाकिस्तानी कौम को दुख है, लेकिन उन्हें कितना दुख है ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या मौजूदा सूरत हाल में उनका बोलना कोई बड़ी वजह रखता है? देखिए यासर, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा मैं दर्द दिल देखा। हुसैन नवाज क्या कमाल दर्द दिल रखते हैं। उन्हें मच के शोहदा के लिए उनके दिल में इतना दर्द देख के मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि क्या कमाल का आदमी है। उसको अपनी वालदा के लिए इतना दर्द नहीं था, उसको अपनी दादी के लिए इतना दर्द नहीं था, उसे सानिया मॉडल टाउन के लिए इतना दर्द नहीं था जितना दर्द उसे ये सानिया मच के जो बेचारे शहीद हुए हैं ना उनके लिए। देखिए हुसैन नवाज साहब, मियाँ साहब तो बीमार हैं, असल सोचने वाली बात है, मियाँ साहब तो बीमार है, नहीं आ सकते ना, लेकिन ये तो बीमार नहीं है, दूसरा भाई बीमार नहीं है, और इनको तो आना चाहिए था। सानिया मच पे आज ये आंसू बहा रहे हैं ना, बड़ा कह रहे हैं जी बड़ी ज्यादती हुई, बिल्कुल ज्यादती हुई, पूरी कौम कह रही है। और ये कह रहे हैं जनाब सख्त सर्दी में बैठे हैं, बिल्कुल सारी कौम ये बात कहती है।
तो भाई पहले अपने ख़ानदान का तो हिसाब दो। तुम्हारी वालदा दुनिया से चली गई, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम था, बहुत बड़ी खातून थी, तुम उनके नमाज जनाजा पे नहीं आए। तुम्हारी दादी इस दुनिया से चलेगी, बहुत बड़ी खातून थी, तुम उनके नमाज जनाजा में नहीं आए। तुम जब इक़्तिदार में थे तुम लोग, तो सानिया मॉडल घर से 1 किलोमीटर के फैसले पे हो गया, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया। और आज क्या कमाल, आप इनकी गुफ्तगू सुने ना यासर परेशान हो जाए कि जनाब लंदन में बैठ के इन्हें मच के शोहदा की याद आ रही है। तो आए फिर अपनी बहन को जो भेज रहे हैं, को कह रहे हैं मरियम साहब मियाँ साहब की हिदायत पे गई, तो आपको हिदायत कोई नहीं मिलती। राना साहब, अब बोलने की वजह क्या लगती है आपको? भाई ये सियासत चमकानी है ना, सब सियासत चमकानी, और कोई वजह नहीं है। इनका सियासत में आने का मूड लगता है? ये कब सियासत में नहीं थे? पैसे कहाँ से कमाए, ये कारोबार कहाँ से बनाया? ये मुझे बताएं, बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान के बेटे की वजह से करोड़ोंपति, अरबोंपति, बल्कि खरबोंपति है ना। ये माजे दाल वाले के रिश्तेदार होने की वजह से तो नहीं है। बैक फिट पे ही रहना पसंद किया था, आप फ्रंट फिट पे आना चाह रहे हैं? भाई अब है ना कुछ, अब है कुछ नहीं इनके बदले, ऑप्शन नहीं है। देखिए अब उन्होंने सोचा मियाँ साहब जो हैं वो आके कहेंगे सानिया मच के वाले से, तो वो तो हो जाएंगे, मैं भी आगे पर हिस्सा डालो। तो ये एक वीडियो इन्होंने जारी की सोशल मीडिया पे, और क्या खूबसूरत वीडियो थी। आप इसकी वीडियो की, आप इनकी गुफ्तगू सुन ले तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल पूरी कौम करती है, जनाब हुसैन नवाज साहब, जब आपके ख़ानदान में ये वाक़यात हुए थे तो आपको दुख नहीं था? सानिया मॉडल टाउन का दुख नहीं था? काश आप उस दुख में शरीक होने के लिए बरतानिया से आ जाते, तो आज आप सानिया मच पे जो बयान जारी फरमा रहे हैं शायद उसका भी कुछ असर होता। यानी खुद के बरसरे इक़्तिदार होते हुए जो जुल्म सितम अवाम पर हुए उस पर तो कोई बात ना की गई, लेकिन दूसरों के बरसरे इक़्तिदार होते हुए बातें करना आसान होता है, अपने गिरेबान में झांकना मुश्किल होता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम की एक तरफ खलीज पड़ती सूरत हाल और दूसरी तरफ हुकूमत की पुरएतमाद सूरत हाल, ये दोनों सूरतों में जीत किसकी होगी? सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीडीएम के जो बयानात हैं उसका मुकाबला वफाकी हुकूमत कैसे करेगी? शो ऑफ हैंड का फिर से तज़किरा हो रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो हिदायत देगी उसी की रोशनी में सेनेट के इलेक्शन करवाए जाएंगे। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है, अपोजिशन क्या सोचती है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, अगर हालिया दिनों में देखा जाए तो पीडीएम की जो तहरीक है वो कुछ मांद पड़ती जा रही है, तो आपकी नजर में इसमें हुकूमत की सवाबदीद है, हुकूमत की ये कामयाबी है कि ये मांद पड़ रही है, या इस आपसी तौर पे जो खलीज पड़ रही है पीडीएम में वो एक बड़ी वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर राना साहब। देखें, पीडीएम की वफ़ात की तारीख 13 दिसंबर 2020 थी, और वजह इसकी एक ही है, हमारी बेस्ट प्लेयर है मरियम नवाज साहिबा, और दूसरी तरफ जरदारी साहब हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, तो बेहतरीन खेले दोनों। और पीडीएम का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी तरह बेड़ा गर्क किया जैसे जैसे उन्होंने अपनी पार्टियों का बेड़ा गर्क किया है। इसकी जो आप पूछ रहे हैं कि मान पड़ती जा रही है, मान तो नहीं है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है, अब तो सिर्फ ड्रामा चल रहा है एक ऊपर ऊपर का। और उसकी रीज़न ये है कि मुझे दुनिया में कोई एक तहरीक दिखा दें पाकिस्तान समेत जो करप्शन बचाने के लिए चलाई गई हो, और उसमें लोगों को कहा जाए कि हमारी, यानी जो हमने 3-3, 4-4 दफ़ा यहाँ पर आपके साथ हुकूमतें की हैं, आपके ऊपर हम मुसल्लत रहे हैं, और उस दौरान में हमने जितना यहाँ पे अरबों खरबों रुपया लूट के बाहर दुनिया में जाके अपनी जायदादें बनाई, टीटियाँ लगवाई और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको बचाने के लिए हमारे साथ आप बाहर निकलें। तो कभी भी अवाम करप्शन के खिलाफ तो ज़रूर निकलती है, करप्शन बचाने के लिए करप्टों के साथ नहीं निकलती, और यही वाहिद रीज़न है इसकी वफात की, क्योंकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और अवाम में इनका बयानिया मकबूल नहीं हो रहा। दूसरी बात ये थी, इनके हर जलसे में इन्होंने आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, DGISI को के खिलाफ हजरासराई की और पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात की, चाहे उर्दू ज़ुबान पे बात हो, चाहे बलोचिस्तान के बारे में बात हो, चाहे पंजाब
कामयाबियों के बारे में बात हो, हर फोरम पे हर जगह जाके फर्क तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें की जो पाकिस्तान के अभी आपने कहा इसलिए DGISPR के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ बात इन्होंने की, आपने कहा कि तकसीम करने की बात की, तो फिर आपकी हुकूमत क्या खड़ी है कि एक शख्स आगे गाली भी निकालता है, एक शख्स धारों की तस्दीक भी करता है, एक पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करता है, और आप एक FIR तक दर्ज नहीं करते? राना साहब आप ठीक कह रहे हैं, दिल तो बहुत कुछ करता है करने को, लेकिन बात सारी ये है कि जो भेड़ की खाल में भेड़िए निकले हैं बाहर, उनको एक्सपोज होने का यही बेस्ट तरीक़ेकार है। अगर हम ज़रा सी भी रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो वो यही चाहते हैं, दो चीज़ें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक तो हुकूमत रेजिस्ट करे और दूसरा तशद्दुद का एलिमेंट हो, और उनको जो चंद लाशें चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मच के वाक़े पे इस पूरी PDM में, आप ये देखें कंवल साहिबा, आप ये देखें अगर एक्सपोज करना है तो आप मुल्की सतह पे और इलाकाई सतह पे तो कर सकते हैं उनको एक्सपोज, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे जो हर्जा सराई पाकिस्तान की हो रही है उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए रियासत को एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। कल DGISPR ने बहुत डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं अफसोस से कहती हूँ कि उसमें इतना उन्होंने इंडिया के सारे लिंक्स एक्सपोज किए, उन्होंने एक एक चीज़ बताई, लेकिन वो मीडिया में उस तरीके से पिक होके ही नहीं देती। यही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में इससे आधी भी हुई होती तो अगले 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रम बीट करना था, पूरी दुनिया में शोर मचाना था, उसकी कोई मिसाल ही ना मिलती। बाकी सारी बात यह कि अब तो पहली दफ़ा हुआ है इस हुकूमत के दौर में कि इंडिया बैकफुट पे गया है। आज इंडिया के खिलाफ वही सबूत निकल रहे हैं जो इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करके हमें फैटफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक में डलवाने की कोशिश की, और सपोर्टेड बाय हमारी यही प्रेजेंट ऑपोजिशन ऑफ पाकिस्तान। अभी आपने कहा कि इतनी अहम बातें की, इसमें कोई शक नहीं कि DGISPR साहब की बड़ी अहम तरीन बातें थी, लेकिन आपके जो हुकूमती अब तर्जमान है सारे, उन्होंने उस पर उसके बाद भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, आज भी जो होती रही हैं, उस पर भी तो सियासी जमातों को निशाना बनाया गया। उस पर कोई ऐसी बात नहीं की गई जो मुल्क की सालमियत के हवाले से, उनको भी तो ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी। देखिए जी, कल के टॉक शोज और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपस में जोड़ है। आपको पता है कल मालाकंड में एक फ्लॉप शो हुआ, और हर शो में सिर्फ फोरम और स्टेज यूज किया जाता है पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने का, वहां से लोगों को मिसगाइड और झूठ बोलने का, और वो मेडल देने का जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। और माशाल्लाह वो नाअहल नालायक लोग वहां से खड़े होके, अब आप सोचे राना साहब, आपका इतना तजर्बा है, बिलावल साहब 12वें साल आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अचानक उन्हें याद आ जाता है कि कराची को वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे, इसको पेरिस बनाएंगे जो वीनस बना हुआ था अभी कुछ अर्सा पहले, और सखर को उन्होंने रोम बनाना है। आप अंदाजा लगाएं कि 200 साल का अगला डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने बता दिया है, जहां पे 12 सालों से कुछ देर के लिए ब्लेम गेम को छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए ब्लेम गेम को छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं अशियाए खोरनोश की। यानी आप ये देखिए कि 2.5 साल में फ्लक्चुएशन कितनी हुई है रेट्स के अंदर, और 2.5 सालों के अंदर आवाम ने मजबूरियां कितनी बर्दाश्त की हैं कि अशियाए खोरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफा होता है, रेट्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे। हम दावे तो बहुत सुनते हैं लेकिन हकायक नजर नहीं आते। देखिए यासिर, पहली बात तो ये है कि ये ब्लेम गेम नहीं है। आपने जो हकाइक का जिक्र किया, मैं तो आपको रियलिटी बयान कर रही हूँ। एक भी बात में अगर इल्ज़ाम हो तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। जहाँ तक अशियाए खुर्दोनोश की आपने बात की, देखिए मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हूँ। 6वां साल है कि इस वक्त वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है। हम तो माशाल्लाह वैसे ही हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। राना साहब से आप पूछिए कि इस मुल्क में ज़राअत में कितनी इन्वेस्टमेंट रही। इस 2 साल की हुकूमत को भूल के जो 31 मई 2018 तक यहाँ पे दूध शहद की नहरें बह रही थी और हम सब उनमें डुबकियां लगाया करते थे, वो हमने तो लिफाफों में पैक करके बाहर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नहीं भेजी। आखिर इस मुल्क में ज़राअत पे इन्वेस्ट नहीं हुआ। जिस वक्त आपके बॉर्डर बंद हुए, आपकी टेंशन बढ़ी इंडिया के साथ। और जो सब्जियां हैं, मुझे दीजिए यासिर, मुझे बात कंप्लीट करने दें। कर ले। यासिर साहब मुझे 1 मिनट बात करने दें। आपके टमाटर, प्याज, आलू इंडिया से आ रहे थे, आपको पता है इस बात का। 27 फरवरी के एडवेंचर के बाद जब हमने बंद किया तो यहाँ डिमांड सप्लाई का इशू आ गया, इसलिए कि आपने ज़राअत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं किया। ऑयल आपका, चाहे वो दूसरा हो, क्रूड ऑयल हो या आपका एडिबल ऑयल हो, जो पाम ऑयल है, वो सारा बाहर से आता है। घी की कीमत सिर्फ ऑयल पे, आपकी आधी से 70% इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, और आपने कोई ऑल्टरनेट एनर्जी के ढूंढे नहीं। इंपोर्ट बेस्ड आपकी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है। अब हम फूड बास्केट में चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी ज़राअत पे इन्वेस्ट करें और डिमांड सप्लाई की इस जो चेन में जो कमल साहब जरा इस तरफ आ जाते हैं, जरा सियासत में थोड़ी सी बात कर लें।
बता दूं, अगर शो ऑफ हैंड पॉलिसी में चीजें सेट होती हैं। अगर आपकी हुकूमत ने शो ऑफ हैंड का बात की है सेनेट इलेक्शन में, अगर ये फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला करेगी। तो पिछली दफ़ा भी सेनेट इलेक्शन में KPK से आपके बहुत से MPA जो हैं उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वोट किसी और को दिया, और ये हदशा इस वक्त भी इस दफ़ा भी सामने है। तो उसके लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं, मुनाफिकत में थोड़ी, अगर राना साहब मुझे इजाजत है मैं एक्सपोज कर दूं। ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, इसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। 2006 में ये बहुत बड़ी बड़ी जो मौरूसी जमहूरियत का नारा लगाने वाली जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों मुनाफिक जमातों ने ये डॉक्यूमेंट बनाया और इस पर साइन किए। और इसमें ये 23वां नंबर शेक है जो कहती है टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot। आज वो उससे मुतजाद बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि जरदारी साहब ने अपनी तिजोरियों का, जो हमारे मुल्क का लूटा हुआ पैसा, उसका मुंह खोल दिया है। कमल साहिबा, किस्सा माजी है, इसे छोड़ देते हैं। आप मुझे अपने इत्तेहादियों के बारे में जो बातें करते नहीं, अब आइंदा की बात पूछ रहे हैं। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा अगर वो शो ऑफ हैंड मंजूर नहीं होता तो? यासिर साहब मुझे 1 मिनट प्लीज आर्गुमेंट कंप्लीट करने दे। किस्सा माजी नहीं होता, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बना के और धूम मचाई हुई थी। आप मुझे बताएं कि एक तरफ ये रिटन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और खुद ये बात करते हैं। कमल साहिबा, आपके इत्तेहादियों के बारे में जो आपके बयानात थे, मैं उसे किस्सा माजी कह रहा हूं। अब वो आपके साथ है तो इसलिए उस पर बात नहीं करना चाह रहा, आगे चलने की बात कर रहा हूं। देखिए, ये तो ना ये इत्तेहादियों की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में निजाम की बात है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है। आप इनकी जो पूरी PDM की मूवमेंट है वो किसके है? आइन की तकद्दुस और बहाली हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, और इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर हो। कैसे इलेक्शन फ्री फेयर होंगे? आइंदा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कोई ऐसी चीज ला सकेंगे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसे कहा जा सके कि अब बिल्कुल मुनसफाना इंतखाबात होंगे? देखिए जी, वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो बड़ा ओपनली बताया कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए, और वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं। लेकिन जो मुनाफिकाना, मैंने आगे कहा कि भेड़ की खालों में भेड़िए बाहर निकले हुए हैं, इनसे पूछें कि आप जिन इलेक्शन की रिगिंग की बात करते हैं, ना तो आपने सबूत दिए, ना आप किसी फोरम में लेके गए, और ना आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन सड़कों पर निकल के इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जब हमारी हुकूमतें हो तो बीच में इंटरवीन ना करें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत बैठी, इसको गिरा के वापस हमें लाके फिर आप लस्सी पी के सो जाएं। तो ये इस किस्म से निजाम ना चला है। मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दे दें साहबा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आपने क्या हिकमत अमली तैयार की है अगर दोबारा यही काम शुरू हो गया कि खरीदो फरोख्त शुरू हो गई, जिसका आपको खदशा है? देखिए राना साहब, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं इंटरनल, वो उसके मुताबिक तो यही है कि बड़ी बड़ी ऑफरें हो रही हैं। अब उसका तदारुक कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उसमें एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और उस पर डिस्कशन जारी है। वो बहुत जल्द आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैं अभी कोई बयान दूंगी तो वो कबल अज वक्त होगा, लेकिन इतना बता रही हूँ और बड़ा वसूख से बता रही हूँ कि हमें एग्जैक्टली पता है कि इस वक्त कितना पैसा ऑफर हो रहा है। और सबसे ज्यादा मंडी बड़ी अगर किसी ने लगाई हुई है तो वो पीपल्स पार्टी ने लगाई हुई है, जिनके यहाँ पे कोई इस बात पे शर्म ही नहीं महसूस करते हैं कि पैसे दे के आप वोट खरीदें। जरदारी साहब बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कह के वो उसको मान भी लेते हैं। 3 MPS के साथ 2 सीटें अगर या 3 सीटें सेनेट की जीत जाते हैं तो आप खुद बताएं, इनको कोई पूछे ना, इनसे कोई सवाल ना करे कि आपने किस तरीके से ये मंडी लगाई हुई है। और फिर इनसे ये भी ना पूछा जाए कि आप जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप लोग जो है वो बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। ना आपके पास मोरालिटी है और ना कोई आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये चीजें बताना, हकाइक बताना मेरा और आपका सबका काम है, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये साहिबा, जैसा कि राना साहब ने इशारा किया था कि गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में भी बहुत से लोगों पे सवालात उठे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब भी इत्तलात ये है कि लॉबिंग की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। तो अगर शो ऑफ हैंड मंजूर नहीं होता और पुराने तरीकाकार से ही इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो अपनी पार्टी के अंदर कैसे मैनेज करेंगे? ये तो आपके लिए टेस्ट केस होगा।
देखिए जी, ये एक गलत इंप्रेशन ये दे रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जी इमरान खान इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी से लोग जो हैं वो उनको वोट देने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर ये इस्तीफों के लारे लगा के, इस्तीफे मुंह पे मार के और चेयरमैनों को जमा करा के तो यू टर्न ना इतना बड़ा लेते। मसला सारा ये कि ये इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं। हमने तो एक अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस शुरू किया हुआ है। पहले भी वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद चेयरमैन है पीटीआई के जिन्होंने अपने लोगों को रिगिंग पर निकाल दिया। इन्होंने कौन सी एग्जाम्पल सेट की है? ना ये अपनी कही बात पे कभी स्टैंड लेते हैं और ना ये प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स पे कभी आते हैं, क्योंकि जो खुद चोर दरवाजों से आए हो, जो खुद डंडे सोटे पे आए हो या जिन्होंने खुद पैसा दे के और इलेक्शन खरीदा हो, वो किस तरीके से कभी रिफॉर्म्स चाहेंगे? पूरी सिंध की हुकूमत इन्होंने ऐसे खड़ी की है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि बहुत सी रिपोर्ट सामने लाए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था, लेकिन आज भी 2 ऐसी तैनातियां वजारती पेट्रोलियम में हुई जिनको जुम्मेदार करार दिया गया FIA ने कि जनाब ये जुम्मेदार है पेट्रोल की जो किल्लत हुई थी। उसके बाद बहुत से मामला ऐसे हैं जिस पे आप लोगों ने रिपोर्ट्स लाए, सामने बंदों को ले आए, लेकिन उनको तैनातियां होनी शुरू हो गई हैं। फिर आप में और साबका हुकूमत में फ़र्क क्या रहा? देखिए राना साहब, मैं इस पे कोई इसलिए कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे नोटिस में बात नहीं है, लेकिन जहां पे चीज़ें प्रूव होंगी वहां पर उनको बिल्कुल उनके एहतसाब और उनका जो है मुआवजा किया जाएगा। आपको पता है SAPMs आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। वजीर आजम जो है वो अपने बहुत करीबी लोगों को भी जब वो उनका मुआवजा करें तो उनको वो नहीं छोड़ते। उन्होंने तो अपने वालिद को नहीं छोड़ा था, उनको बोर्ड से निकाल दिया था जब वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे शौकत खानम के। तो हम तो अपने आप से ये सारी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक सवाल आपसे भी पूछूंगी और बाकी अवाम से भी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वफात होती है तो पीपल्स पार्टी जितनी अक्सरियत लेकर आई थी सिंपैथी वोट के बाद, इस दफा जरदारी साहब की बेहतरीन परफेक्ट परफॉर्मेंस जो रोटी कपड़ा मकान के साथ पानी से भी उन्होंने सिंध की आवाम को महरूम कर दिया है, वो 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा लेकर आ गई। और बातें हमें करते हैं कि आपने जो है वो कोई सिलेक्टर्स आपको लेकर आए। इनसे सवाल नहीं बनता कि आप रिगिंग का सबूत तो दें। कहती हैं जी हमने कभी नहीं कहा, हमने ये हम नहीं कहते सिलेक्टर, हम समझते हैं कि जमहूरी अमल था, आप जमहूरियत से जीत कर आए हैं। हम वो सवालात जो अपोजिशन के हैं या जो अवाम जानना चाहती है हम मैंने सुनी है जी। देखें, बिलावल की भी सुनी, मौलाना की भी सुनी, अब तक सुनते ही तो आ रहे हैं। कमल साहिबा, एक सवाल ये है, जैसा कि राना साहब ने इशारा किया पेट्रोलियम डिवीजन का, एडहॉकिज्म की बुनियाद पे 3 माह की तौसीह दी गई है, तो ये एडहॉकिज्म का सिस्टम कब खत्म होगा? क्योंकि एडहॉकिज्म ही एक बुनियादी वजह होती है कहीं भी रिफॉर्म्स ना होने में। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल यासिर साहब। और दूसरा एक कंप्लीट रिफॉर्म्स का जो स्ट्रक्चर है या जो लाना चाह रहे हैं वो तैयार पड़ा हुआ है और वजीर आजम साहब जो हैं वो अब इस पे बिल्कुल उन्होंने कह दिया है कि कोई इस पे ताखीर नहीं होगी। और जिस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, मैं आपके प्रोग्राम में भी आई थी कि जी वज़ीर आज़म ने कहा हमें तो तजर्बा ही नहीं है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, वो इसी हवाले से था। एक तो आप कैबिनेट की अगर आप मीटिंग्स को फॉलो करें तो बहुत सारे एडहॉकिज्म पे या बहुत सारी जो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी उनको रिप्लेस भी किया गया और अपॉइंटमेंट्स करवाई गई हैं और मेरिट पे की जा रही है। और मजीद भी जो चीज़ें रह गई हैं या डिलेड हैं उसके ऊपर भी उनका पूरा तवज्जो है। एक चीज़ मैं आपके फोरम से, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कहना चाह रही हूँ मौलाना साहब को, मैं सिर्फ पैगाम आपके फोरम से देना चाह रही हूँ कि अपनी करप्शन बचाने की मुहिम को कल उन्होंने जिहाद करार दे दिया। ये अल्लाह का नाम ले, अब मजहब का कार्ड खेलना और अपनी करप्शन को मजहब से लिंक करना छोड़ दें। इस आवाम को इतना मिसलीड ना करें कि हम कहीं के भी ना रहें, ना मॉरली रहें, ना रिलीजियसली रहें, ना वैसे ही किसी जोगे रहें। थोड़ा सा जरा अपना आके अपना जो है ना वो एहतसाब करें। और आप रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। हर बंदा यहाँ उठ के ये शोर मचा रहा है कि सियासत होनी चाहिए तो अवामी मफाद के लिए होनी चाहिए, मुल्की मफाद के लिए होनी चाहिए, रियासत की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, उसमें जाती मफाद का उनसर शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम की। पीडीएम जो जमातें हैं उन्होंने राबिते शुरू कर दिए हैं। किससे राबिते किए हैं? हुकूमती जमात से। किस लिए किए हैं? सेनेट इलेक्शन के लिए। कमल शोजब साहिबा तो इस बात की तरदीद कर रही हैं कि हमारी जमात के अंदर ऐसी कोई सफबंदी नहीं है, लेकिन राना साहब क्या वाकई सफबंदी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल सफबंदी है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, सफबंदी भी है। और मैं आपको एक बड़ी इससे बढ़ के खबर दे देता हूँ। पीडीएम के तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका तौर पर सेनेट का इलेक्शन लड़ने के हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि 2 जमातें पीडीएम की, या सर, वो हुकूमती अहम तरीन शख्सियात से राब्तों में आ गई हैं और उन्होंने ये डिमांड किया कि जनाब अगर आप हमें यकीन दहानी करा दें कि सेनेट के इलेक्शन में आप हमें अपने साथ इत्तेहादी
बतौर इत्तेहादी रखेंगे और हमें कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा मिलेगा, तो हम मौलाना फजल मरियम और बिलावल को छोड़ देते। अच्छा, और ये हाँ। जो पीडीएम की जमातें हैं वो हुकूमत के साथ मिलना चाहती हैं। बिल्कुल मिलना चाहती हैं, उन्होंने इन्हें नहीं तोड़ना चाहती। नहीं मिलना चाहती हैं। और ऊपर से एक बड़ी बात है, उन्होंने कहा जी अगर इनका आपस में पीडीएम के अंदर इत्तेहाद हो जाता है और ये मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं तो हमारे तो हिस्से में कुछ नहीं आना। अच्छा, ये उन्हें भी पता है कि उसमें बड़ी जमातें जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी ये तो कुछ ले जाएंगी और मौलाना भी अपनी कीमत वसूल कर जाएगा, तो बाकी किधर जाएंगे। अब आप ज़हन में रखिएगा जनाब, ये जो है ना बलूचिस्तान, इसमें अख्तर मेंगल जो है, अगर वो इत्तेहाद में इनके साथ आते हैं तो फिर मौलाना साहब के बंदे फारिग होते हैं, और मौलाना साहब के बंदे अगर मौलाना साहब इत्तेहाद में आते हैं तो अख्तर मेंगल के लोग फारिग होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वो बुनियादी चीज़ें जो है सामने रखना चाह रहा हूँ। सब इनफरादी तौर पे आएंगे तो फ़ायदा तो हुकूमत को होगा। बिल्कुल हुकूमत को फ़ायदा होगा। मैं ये बता दूँ कि हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह कमर शोजा साहब ने कहा कि 2 जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई है फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही चल रहा है। और मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूँ कि पीडीएम की 2 जमातें अहम तरीन हुकूमती शख्सियत से मिल चुकी हैं, उनके रहनुमा, और बहुत से मामला बहुत हद तक आगे जा चुके हैं। अब देखना यह है कि किसने किस जगह कितने में क्या तय करना है। क्या वो तय सिर्फ सेनेट के इलेक्शन तक होगा, क्या वो तय पीडीएम की बिल्कुल खात्मे के लिए होगा, क्या वो जो तय है वो दीगर मामलात के लिए होगा। लेकिन ये तय हो चुका है कि पीडीएम की 2 जमातें जो हैं इस सेनेट इलेक्शन में अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता पीडीएम से, जो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं मिल रहा, तो वो पीडीएम को छोड़ देंगी। और अगर वो 2 सियासी जमातें पीडीएम को छोड़ देती हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, तो पीडीएम के लिए एक बड़ा धचका होगा। यानी वो 2 जमातें अगर पीडीएम को छोड़ देती हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, लेकिन पीडीएम को धचका होगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और आप सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।